हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने उत्तर प्रदेश की जीएस को देख रहे हैं। यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं। ओके, देखो अगर हम देखें, ये है पहला क्वेश्चन। बोलता है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, यानी कि उत्तर प्रदेश से पहले किस नाम से जाना जाता था। तो चलो देखते हैं। देखो उत्तर प्रदेश जो बोलते हैं वो तो हम 24 जनवरी 1950 से बोल रहे हैं ना इसको। राइट बात है, क्लियर बात है। अगर हम देखें कि भाई इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो देखो ऐसा था 1836 में इसका नाम था, पड़ा था उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या नाम पड़ा था? उत्तर पश्चिम प्रांत नाम पड़ा था। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। फिर इसको 1902 में क्या कर दिया गया? संयुक्त प्रांत कर दिया गया। संयुक्त प्रांत, और आगरा और अवध बोलकर, ठीक है भाई, आगरा और अवध ऐसे बोल के किया गया इसका नाम, यानी कि इसका नाम था संयुक्त प्रांत आगरा और। फिर 1937 में इसका नाम क्या किया गया? संयुक्त प्रांत, केवल संयुक्त प्रांत इतना किया गया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब आपसे यूं कह रहा है, देखो संयुक्त प्रांत का मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड प्रोविंस हो गया। ठीक है, तो यानी कि अब जो इसका 24 जनवरी 1950 में यूपी हुआ उत्तर प्रदेश, उससे पहले हम इसको संयुक्त प्रांत के नाम से बुलाते थे। हमारा राइट आंसर ये। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति आपको कौन लगते हैं? योगी जी हो गए हैं। ठीक है भाई, योगी जी हो गए हैं 8 साल और 200 दिन से ज्यादा। 200 दिन से ज्यादा ध्यान रखोगे तो ऐसे देखो, लगातार लगातार पद पर रहने वाले और सबसे ज्यादा समय भी पद पर रहने वाले यही हो गए। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? अच्छा, सबसे कम समय तक जो रहे हैं वो रहे हैं त्रिभुवन नारायण सिंह इज द राइट आंसर। अच्छा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे किसी भी राज्य का हो, राज्य का जो सीएम है उसकी जो नियुक्ति आएगी ना, उसकी जो नियुक्ति आएगी वो 164 के द्वारा कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। राज्यपाल ही करेगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गवर्नर इज द राइट आंसर। ओके, गवर्नर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ना? चाहे कोई भी किसी भी राज्य का गवर्नर क्यों ना हो, उसकी प्रेसिडेंट ही करता है आर्टिकल 155 के द्वारा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, आर्टिकल 155 के द्वारा तो हमारा प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, गवर्नर बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, है ना भाई, 35 वर्ष आयु कम से कम। अब देखो, मान लो, है ना भाई, मान लो कि भाई हमारा जो गवर्नर है वो कितने समय तक गद्दी पर रहता है। देखो कॉमनली अगर आप देखोगे सामान्यतः 5 साल का उसका कार्यकाल होता है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट जब तक बोलेगा ना तब तक राज्यपाल गद्दी पर बैठेगा, चाहे 5 साल के बाद भी बैठे, 5 साल से पहले भी बैठे। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? अब देखो, विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? विधानसभा जो भंग होगी 174(2) के अनुसार कौन करेगा इस काम को? इस काम को करेगा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, राज्यपाल। किसके कहने से करेगा? मंत्री परिषद के कहने से, है ना भाई, मंत्री परिषद के। क्लियर हो जाएगा, मंत्री परिषद के कहने पर करेगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गवर्नर करता है, चाहे किसी भी राज्य की हो। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? वो आपको मिल जाएगा सारनाथ के अंदर। सारनाथ कहां पर है? ये आपको मिलेगा बनारस के पास। कहां पर? बनारस के पास आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा, कला के हेतु प्रमुख केंद्र हुआ करते थे? अच्छा, गुप्त काल में क्या था कि गुप्त काल की जो नींव थी ना वो किसने रखी थी? श्री गुप्त ने रखी थी, श्री गुप्त ने। और उसके पास महाराज की उपाधि हुआ करती थी। महाराज उस समय पर वही उपाधि धारण करते थे जो किसी ना किसी के सामंत रहे हो, किसी के अंडर काम किया हो जिन्होंने। ओके, गुप्त काल को हम अपना स्वर्ण काल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? स्वर्ण काल। इन लोगों की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। और किसके उपासक थे ये लोग? विष्णु जी के उपासक थे, विष्णु जी के ये उपासक थे। इस समय पर बहुत सारे, है ना भाई, ध्यान रखोगे, मंदिर बने थे, है ना भाई, ध्यान रखोगे, मंदिर। ऑल्दो अगर हम बोले अपनी कला और स्थापत्य के लिए ये जाना जाता था, है ना, गुप्त काल कला और स्थापत्य के लिए ही ये जाने जाते थे।
ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये हमारा स्वर्ण काल है। अब इनके समय पर जो व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र है वो आपको कौन से देखने को मिल जाएंगे? मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग, ऑल इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। इनके समय पर सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? सोने के सिक्के को बोला जाता था इनके समय पर दीनार। और दीनार जो हुआ करता था वो 144 ग्रेन का हुआ करता था, 144 ग्रेन का हुआ करता था। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये कब शुरू हुआ और कहां से हुआ? देखो भाई, ये 10 मई को शुरू हुआ था 1857 को, और ये मेरठ से शुरू हुआ। और मेरठ कहां पर है आपको पता है भाई? पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और ये संडे के दिन क्रांति शुरू हुई थी, है ना। तो आपको पता है यूपी वो भूमि है जहां से 1857 की क्रांति भी शुरू हुई है। ओके भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। क्रांतिकारी अगले दिन 11 मई को कहां पर पहुंच गए थे? दिल्ली। और दिल्ली में जाके इस पूरी क्रांति का नेता किसको माना गया था? बहादुर शाह सेकंड को माना गया, जिसको हम जफर बुलाते हैं क्योंकि वो जफर के नाम से कविताएं लिखता था। ओके भाई, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में आपको स्थित लगता है? ताजमहल की बात कर रहे हैं भाई। ताजमहल कहां है आपको पता है? आगरा में है। किसके किनारे है? यमुना के किनारे है। यमुना के किस साइड पर है? दक्षिणी किनारे है ना। उसके दक्षिणी किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ओके, शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो है 1627 से 1658 के बीच। शाहजहां ने ही मुगलों की राजधानी आगरा से कहां शिफ्ट कर दी थी? दिल्ली, है ना भाई। कहां शिफ्ट कर दी थी? दिल्ली कर दी थी। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ है? वज्रयान शाखा, देखो बौद्ध धर्म में आपको हीनयान देखने को मिल जाएगा, महायान देखने को मिल जाएगा। ये जो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था, ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ना जो कनिष्क के समय पर, कहां पर? कश्मीर में, तब बट गया था ये। ठीक है भाई, उस बौद्ध संगीति के बाद ये दो अलग अलग शाखाओं में बट गया। फिर आगे चलकर और भी आए इसके, जैसे कि एक थेरवाद भी होती है। देख ध्यान रखोगे, थेरवाद शाखा। थेरवाद लोगों को बौद्ध धर्म में थोड़ा ऊंचा दर्जा मिला हुआ है और श्रीलंका में बहुत ज्यादा फैला हुआ है थेरवाद। अच्छा, अब हम बात करें ऐसे ही वज्रयान शाखा, तो ये सारनाथ में, ध्यान रखोगे, यहां पर इसका उदय हुआ। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सारनाथ। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? ठीक है भाई, अब जरा सोचो कब किया गया? 1937 में किया गया। हमने शुरू में ही देखा था ये, है ना, शुरू में हमने देखा था। आ जाओ नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम, है ना भाई, आरंभ जो हुआ वो कहां से हुआ? मेरठ से हुआ, है ना। मेरठ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? कदम सिंह कर रहे थे, कदम सिंह। और अगर आप देखोगे मुजफ्फरनगर से भगवान सिंह नेतृत्व कर रहे थे। अगर आप देखोगे मथुरा से कौन कर रहे थे? देवी सिंह नेतृत्व कर रहे थे, देवी सिंह। और अगर आप देखोगे कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? नाना साहेब कर रहे थे, नाना साहेब। ठीक है भाई, उनके साथ तात्या टोपे भी थे, तात्या टोपे ये भी थे। ठीक है भाई, झांसी से कौन कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। और जब ये ग्वालियर पहुंची थी तो हीरोज की सेना से हार जाती हैं और शहीद हो जाती हैं। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था? बेगम हजरत महल कर रही थी, बेगम हजरत महल, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध ये कब हुआ है? ये हुआ है 1194 में। और ये किस किस के बीच हुआ है? गौरी वर्सेस जयचंद के बीच में। और जयचंद की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। ओके भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अजो नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध ये कब लड़ा गया है? 1527 में। इसमें कौन थे? राणा सांगा, है ना भाई, राणा सांगा वर्सेस बाबर। और इसमें बाबर की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से उत्तर प्रदेश में आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार जमा लिया था? देखो 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था। इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था? हरा दिया था पानीपत की पहली लड़ाई में। ओके भाई, पानीपत की पहली लड़ाई में। तो सीधी सी बात है भाई, है ना भाई, पहली लड़ाई में जब उसने हरा दिया, उसने कब्जा कर लिया था आगरा पर 1526 में ही। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा आपको कहां पर स्थित लगता है?
देखो ऐसा हुआ 1573-74 की बात है ना। गुजरात जीत लिया था अकबर ने, गुजरात का है ना भाई, गुजरात ये जीत लिया। अब जो अकबर का टाइम पीरियड है वो कब है, 1556 से लेकर 1605 के बीच का। ये उसका ध्यान रखोगे समय सारणी है, इस समय पर वो गद्दी पर रहा। उसने 1573-74 में गुजरात पर आक्रमण किया और जीत लिया गुजरात को। उसके बाद उसने बुलंद दरवाजा बनवाना शुरू किया। कहां पर बनवाना शुरू किया, फतेहपुर सीकरी में। ये आपको आगरा के पास ही देखने को मिल जाएगा, आगरा के पास ही देखने को मिल जाएगा। और अकबर की राजधानी भी रही थी 1571 से 1585 के बीच। देखो अकबर की राजधानी आगरा भी रही है, फतेहपुर सीकरी भी रही है, काबुल भी रही है और लाहौर भी रही है ना। लाहौर बहुत अल्प समय के लिए रही है, काबुल भी बहुत अल्प समय के लिए रही है, और आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों बड़े समय तक रही है। फतेहपुर सीकरी जो है प्रॉपर यमुना के किनारे नहीं था, तो इस वजह से वहां बात ढंग में नहीं जम पाई थी, तो इसलिए आगरा ही लंबे समय तक रही थी उसकी राजधानी। अब बात आ जाती है, उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया था। फतेहपुर सीकरी उसी ने बसाया था शहर, अकबर ने ही, और वहीं पर क्या बनवाया, बुलंद दरवाजा, और यह है 54 मीटर ऊंचा। और यहां पर एक जामा मस्जिद भी बनवाई थी उसने। क्या भी बनवाई थी, जामा मस्जिद। और ये जो जामा मस्जिद है इसको शान ए फतेहपुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शान ए फतेहपुर कहा जाता है उसे। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अजो नेक्स्ट पर, उत्तर प्रदेश में आपको चौखंडी स्तूप कहां पर देखने को मिल जाएगा, जरा बताओ क्या लगाओगे। सर ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, सारनाथ इज द राइट आंसर, बनारस के पास है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है ना। अगर हम देखें, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अयोध्या में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा शुंग काल का। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शुंग काल का है, क्लियर है। और इस शिलालेख में बताया गया है जो शुंग काल का है कि जो पुष्यमित्र शुंग था ना, पुष्यमित्र शुंग जिसने शुंग वंश की नींव रखी थी, उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की नींव रखी थी, मौर्य वंश के लास्ट के शासक बृहद्रथ की हत्या करके। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला ये कहां पर स्थित है। अब उत्तर प्रदेश में है, लाल किला है, तो अगर हम देखें वो मिल जाएगा आगरा में। और किसने बनवाया था, ये अकबर द्वारा निर्मित है, अकबर द्वारा निर्मित है। लेकिन जो आप दिल्ली में लाल किला देखते हो वो शाहजहां ने बनवाया है। शाहजहां ने ही मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी, और दिल्ली में उसने जामा मस्जिद बनवाई, किसने, शाहजहां ने, और दिल्ली में लाल किला भी बनवाया। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। उत्तर प्रदेश में मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख आपको देखने को मिलता है, देखो वो मिलता है कनिष्क का। क्यों, कनिष्क जो है 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और ये कुषाण वंश का शासक था। इसकी 2 राजधानियां थी। ठीक है भाई, एक तो थी, ध्यान रखोगे, मथुरा जो कि यूपी में पड़ती है, और एक थी पुरुषपुर जो कि आज पाकिस्तान में है। ठीक है भाई, जिसको हम पेशावर बोलते हैं। तो इसकी 2 राजधानियां थी। इसके समय पर गंधार कला बहुत ज्यादा विकसित हुई थी। कौन सी आर्ट, गंधार कला। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क। क्लियर है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, बोलता है इसमें से भाई, है ना, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलता है। फतेहपुर सीकरी आपको पता है अकबर के द्वारा ही बसाया गया शहर था, और अकबर की ही ये राजधानी भी रही थी। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने आपको कहां पर स्थित लगते हैं। तो देखो जो सीमेंट के कारखाने हैं वो आपको चुर्क और डल्ला में देखने को मिल जाएंगे, जो कि सोनभद्र में है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सोनभद्र में है। सोनभद्र कहां है, यूपी में ही है। आ जाओ नेक्स्ट पर, उत्तर प्रदेश में जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है। अब उत्तर प्रदेश में कोई खास कहलाता है क्या, नहीं, जैसे सबके में बोला जाता है ऐसे इसमें भी बोला जाता है। ओके, तो वो कौन हो जाता है, जिलाधीश इज द राइट आंसर, यानी कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है बौद्ध धर्म के अंदर, वैसे बौद्ध धर्म के अंदर मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहां की बात है, वो हो जाएगा कुशीनगर इज द राइट आंसर। कुशीनगर कहां पे है, यूपी में है। भगवान बुद्ध ने जो ज्यादा उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए थे।
ज्यादा उपदेश। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये यहां दिए थे क्योंकि इनका प्रिय शहर श्रावस्ती था। ओके, और भगवान बुद्ध का पहला पहला उपदेश कहां पर था? पहला उपदेश वो था सारनाथ में। और ये सारनाथ कहां पर है? बनारस के पास है, यूपी में ही। तो तीन जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई यूपी के अंदर। एक जहां पहला उपदेश दिया उन्होंने सारनाथ के अंदर, एक जहां उन्होंने ज्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती के अंदर, एक जहां उनका अंतिम उपदेश था और मृत्यु हुई कुशीनगर के अंदर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में आपको कहां पर लगता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? दशावतार मंदिर की बात कर रहे हैं। ये जो आपको दशावतार मंदिर लगता है, ये गुप्त काल का बना हुआ है ना, गुप्त काल का बना हुआ है। और ये आपको देवगढ़ में देखने को मिल जाएगा, ललितपुर में, है ना, ललितपुर में। ललितपुर कहां पर है? यूपी में ही है। और ध्यान रखना, ये बेतवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? बेतवा नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट। अच्छा, कौन सी शैली में बना हुआ है? ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। अच्छा, ये पंचायतन शैली कैसी होती है? देखो, जैसे मान के चलो ये एक चबूतरा हो गया मंदिर का, ठीक है, और इसमें एक छोटा सा मंदिर यहां पर हो गया, एक छोटा सा मंदिर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, एक छोटा सा मंदिर यहां, और एक छोटा सा मंदिर आपको यहां देखने को मिल जाएगा, और बीच में है बड़ा मंदिर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसको पंचायतन शैली बोलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समयकालीन थे? अकबर के समय पर थे। ओके, अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? छपेली, नौटंकी, कर्मा या फिर चौनफुल? जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ना भाई? तो सर जो सबसे ज्यादा है वो है नौटंकी, इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा। और चरकुला भी चलता है। चरकुला, चरकुला आपको ब्रज क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। कौन से क्षेत्र में? ब्रज, ब्रज क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य के जैसा है? वो कौन सा हो जाएगा? पाई डंडा इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? पाई डंडा। आ जाओ नेक्स्ट पर। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता ये किसने की है? 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता ये जो करी है, अगर आप देखोगे, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी है। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब उसमें वो ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हम बनारस यहां पे बोल सकते हैं। ठीक है भाई, बनारस में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी है। उत्तर प्रदेश में तांबा ये आपको किस जिले में देखने को मिल जाएगा? क्या तांबा मिलता है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, ललितपुर में मिल जाएगा। ठीक है भाई, कहां मिल जाएगा? ललितपुर में मिल जाएगा। बोलता है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार, वो भी आपको ललितपुर में मिल जाएंगे। ललितपुर जो है ना, वो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। जैसे जैसे आप देखते हो, ये हो गया ये वाला हिस्सा। ठीक है भाई, ये जो आप देख रहे हो, ये आपको यूपी देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, ये आपको यूपी देखने को मिलेगा, और यूपी में ये है ललितपुर। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा? ललितपुर। ये तीन तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और चार राज्यों से जो अपनी सीमा बना देता है वो सोनभद्र है ना। बिहार से भी है, झारखंड से भी, एमपी से, छत्तीसगढ़ से भी है। वो कौन सा है? सोनभद्र। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? हीरा भी मिलता है। ठीक है भाई, तो वो बांदा की तरफ मिलता है। ये भी आप ध्यान रखो। बांदा में, बांदा केन नदी के किनारे पर है, तो बांदा में ही एक जगह पड़ती है चिल्ला, तो वहीं उसी चिल्ला जगह पर केन नदी यमुना से मिल रही होती है, और उसी केन नदी में शजर पत्थर मिलते हैं, जिनको भी जीआई टैग दिया गया है। तो शजर पत्थर को अगर आप थोड़ा सा घिसोगे, तो घिसने के बाद उस पर बहुत आकृति मिलती है, जैसे मोर के पंख की आकृति या फिर कुछ फूल के आकृति ऐसी मिलती है। और ये काम घिसने का मुगलों के समय से ही वहां हो रहा है, और आज भी हो रहा है। पूरे विश्व में वो पत्थर भेजे जाते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? आपको पता ही है भाई। ठीक है, ध्यान रखोगे, रबी में की जाती है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। रबी में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इसको बो दिया जाता है, और इसको मार्च अप्रैल में कट कर दिया जाता है। मार्च अप्रैल में कट कर दिया जाता है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है ना? अगर हम देखें, वह है खाने और हुक्का के हेतु। समझ गए? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन के द्वारा होती है? जो ज्यादा होती है वो कुएं और नलकूप के द्वारा होती है ज्यादातर सिंचाई। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर ये आपको कौन सी देखने को मिलेगी? वो मिलेगी शारदा नहर, और यह 938 किलोमीटर और 1928 में शुरू की गई थी।
है ना भाई, ये शुरू की गई है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई डैम आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये बेतवा नदी पर है और ये एमपी यूपी के बॉर्डर पर है। एमपी यूपी के आपको बॉर्डर पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1928 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों के द्वारा होती है सिंचाई? वो होती है 30%। लगभग उत्तर प्रदेश में नदियों की कोई कमी नहीं है, बट सरकार को ज्यादा से ज्यादा नहरें निकालनी चाहिए थी। और कुछ अगर छोटी बहुत बम्बे नहर जिनको हम बोल देते हैं, अगर वो है भी, उनमें पानी नहीं मिलेगा। समझ गए? क्योंकि अगर उनसे पानी जाएगा तो किसान को बहुत फ्री में, बिल्कुल समझ गए, खेतों तक पानी पहुंच पाएगा, बढ़िया एकदम मीठा नदियों का पानी। समझ गए? लेकिन सरकार क्या काम करती है? सरकार करती है कि नहीं नहीं, हम तो यूरेनियम से बिजली बनाएंगे, है ना, फिर कंपनियों को पैसा देंगे, फिर कंपनियां अमीर होंगी, है ना। जो हम काम सस्ते में कर सकते हैं गवर्नमेंट वो नहीं जोर दे रही है। जबरदस्ती जबरदस्ती, है ना, पावर प्लांट लगा लगा के बोलो कि इससे बिजली खरीदो, इतने रुपए यूनिट खरीदो। समझ गए? जबरदस्ती हम कर सकते हैं नहरों के थ्रू। इतनी अच्छी नदियां तो शायद ही किसी देश के पास होंगी जो 12 महीने बहती हो और मीठा पानी देती हो दंदनादन। समझ गए? इतनी अच्छी लोकेशन पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम बसे हुए हैं। समझ गए? इसको आप थोड़ा दिमाग लगाओ। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बोलता है उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली जाती है? यमुना से निकाली जाती है। ओके भाई, यमुना से। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना ये कब की गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1952 में की गई है। 1952 इज द राइट आंसर। बोलता है चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के आपको किस जिले में स्थित लगता है? ये आप मुझे होमवर्क के थ्रू बता देंगे इसका आंसर। ये थी तुम्हारी आज की क्लास। हमने इसमें बहुत सारी चीजों को देखा, बहुत सारी चीजों को हमने पढ़ा। ओके, उम्मीद है आपकी ये क्लासेस यहां तक कंप्लीट हुई होगी यूपी जीके की। ओके, हमारी यूपीएसआई की क्लास 3 बजे चलती है, 3 बजे के आसपास वो आ जाती है। और आपको 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास देखने को मिल जाती है लाइव, और 9 बजे दिल्ली पुलिस की क्लास लाइव, और 10 बजे रेलवे की क्लास। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय, तब तक के लिए नमस्ते। फिर मिलूंगा मैं आपको अगली क्लास। बाय।